आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। ईवीएम मशीन में कैद प्रत्याशियों के भाग के फैसले विश्वविद्यालय स्थित स्ट्रांग रूम में हुए सील। राजनीतिक प्रतिनिधियों और परीक्षकों की मौजूदगी में पूरा हुआ स्क्रूटनी का कार्य। पैर टूटने के बावजूद चारपाई पर मतदान करने पहुंचा 70 वर्षीय मतदाता, मामला देवरिया रामपुर कारखाना का। और ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से स्वदेश वापस लौटी चैनिका। और अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद में छठे चरण में हुए मतदान के बाद ईवीएम मशीन सहित मतदान से जुड़े सभी आवश्यक सामग्री जिला प्रशासन द्वारा भारी सुरक्षा के बीच गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया। इस दौरान प्रेक्षक और संबंधित प्रत्याशी और उनके एजेंट भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में ही संबंधित स्ट्रांग रूम को बंद कर सील किया गया। आज इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने विश्वविद्यालय पहुंचकर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और अपने मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। मतदान के पश्चात सभी ईवीएम्स और सभी प्रपत्रों को स्ट्रांग रूम में सील किए गए हैं। और आज माननीय प्रेक्षकों के निर्देशन में, आयोग के निर्देश अनुसार सभी प्रत्याशी और उनके एजेंट्स के समक्ष स्क्रूटिनी की कार्रवाई संपन्न की जा रही है 11 बजे से। और इसको पूर्ण करने के बाद जो स्क्रूटिनी के संबंधित अभिलेख हैं उसको भी स्ट्रांग रूम में सील किया जाएगा, एक अलग से स्ट्रांग रूम रख के। और यहाँ पे 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के सुपुर्दगी में स्ट्रांग रूम्स को दिया गया है। यहाँ कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेगा। कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स आके यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या सुरक्षा के इंतजाम है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में समस्त राजनीतिक प्रतिनिधियों और प्रेक्षकों की मौजूदगी में स्क्रूटनी कराई गई। आपको बता दें कि जनपद में हुए मतदान के बाद जिन 15 बूथों पर अधिक मतदान या कम मतदान या ऐसे बूथ जहां पर किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है, उनके अभिलेखों की जनप्रतिनिधियों के समक्ष समीक्षा की गई। साथ ही ये भी सुनिश्चित कराया गया कि मतगणना प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती जाए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज सुबह 11 बजे का समय और माननीय प्रेक्षक गण की परामर्श के अनुसार स्क्रूटनी का समय रखा जाता है। इसमें माननीय प्रेक्षकगण जनप्रतिनिधियों के समक्ष ऐसे 15 बूथ जिनमें अधिकतम मतदान हुआ है, या ऐसे बूथ जिनमें कम मतदान हुआ है, या ऐसे बूथ जहां पर पोलिंग एजेंट नहीं रहे हैं, या ऐसे बूथ जहां पर कोई शिकायत प्राप्त हुई है, उनके अभिलेखों की जनप्रतिनिधियों के समक्ष स्क्रूटनी करते हैं, संवीक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं, या यह आम जन को या जनप्रतिनिधि के समक्ष यह सुनिश्चित कराते हैं कि मतदान में कहीं कोई अनियमितता नहीं है, सभी चीज ठीक है। गोरखपुर जनपद में बीते 3 मार्च को वोटिंग खत्म होने के करीब 1.5 घंटे बाद से ही पोलिंग पार्टियां ईवीएम लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर पहुंचने लगी थीं। नजदीक के ब्लॉकों में तैनात पार्टियां सबसे पहले और बढ़लगंज, गोला, कंपियरगंज, बेलघाट जैसे ब्लॉकों में तैनात पोलिंग पार्टियों के विश्वविद्यालय पहुंचने का सिलसिला आधी रात तक जारी रहा। इसी क्रम में आज एसएसपी विपिन टाड़ा ने विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि ईवीएम मशीन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए। स्ट्रॉन्ग रूम पर 3 स्तरीय चक्र बनाए गए हैं सुरक्षा के, जिसमें कि अंदर वाले चक्र पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगा है और बाहर पुलिस लगी है। चाक चौबंद व्यवस्था है, लाइट जनरेटर, फायर ब्रिगेड सबकी व्यवस्था है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कहीं भी किसी अवांछनीय व्यक्ति की गतिविधि यहाँ नहीं होने दी जाएगी। और इस संबंध में लगातार सभी अधिकारियों द्वारा दिन और रात में भ्रमण करके इसका निरीक्षण भी किया जा रहा है।
मन में इच्छा हो तो हर काम मुमकिन हो ही जाता है। इस कहावत को सच कर दिखाया है देवरिया जनपद के रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग ने। आपको बता दें कि जनपद के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र स्थित मुजोरी खुर्द गांव के रहने वाले नीबूलाल यादव का कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वोट डालने की इच्छा जाहिर की और चारपाई पर लेटे हुए घर से करीब 800 मीटर दूरी पर बने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत सकुशल अपने वतन लाया जा रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर जनपद की रहने वाली चैनिका, जो यूक्रेन के टेर्नोपिल विश्वविद्यालय में मेडिकल की छात्रा हैं, वो देर शाम सकुशल अपने घर वापस आ गईं। सकुशल घर पहुंचने के बाद अब उनका क्या कहना है इस बारे में उनसे बात की अमेज नाउ की टीम ने। आइए देखते हैं। आज हम उस घर पे एक बार फिर आप पहुंचे हैं जहां से हमने आपको यूक्रेन में फंसी चैनिका की बातें बताई थी, उसकी समस्याओं से अवगत कराया था, कितना वो परेशान थे लोग, उनसे अवगत कराया था। आज चैनिका सकुशल अपने घर पहुंच चुकी हैं और अपने परिवार वालों के साथ बैठी हुई हैं। यूक्रेन के टर्नोपिल विश्वविद्यालय में ये मेडिकल की छात्रा हैं और वहाँ पर ये थी। इसी बीच वार शुरू हो गया रूस और यूक्रेन के बीच में, जिसमें ये फंस गई थी। कई दिनों तक इनका जो है वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे ये वहाँ पे डरी सहमी सी रहीं, इसी पे बात करने आज हम चैनिका से आए हैं। चैनिका जी, सबसे पहले तो आपका घर वापसी पे, इंडिया वापसी पे ढेर सारी आपको बधाई। थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार, धन्यवाद। हम सही से घर सलामत पहुंच गए हैं। हाँ, मेरा सफ़र बहुत अजीब रहा है, रोलर कोस्टर टाइप का रहा है, कुछ बहुत ख़राब, कुछ बहुत सही, बट एट द एंड, अंत में सब सही है तो सब अच्छा है। कैसा रहा आपका सफ़र और कैसे रहे आपके वो 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते जो गुजरे? हम जानना चाहेंगे कि वो एक्सपीरियंस जो संभवतः हम लोग नहीं समझ सकते, आपने तो सामने मौत को देखा है, तो कैसा रहा वो? हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं। जी सर, मेरा जो फ़्लाइट था, मैंने काफ़ी अपने वीडियोस में बोला भी था सेम चीज़ कि वो 24 तारीख की हमारी फ़्लाइट थी। हम जैसे उतरे, हम एयरपोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाए क्योंकि हम पहले हमारे पास न्यूज़ आ गई कि वहाँ पे बॉम्बिंग वगैरह शुरू हो गई है, तो आपको जाना ही नहीं है। हम रेलवे स्टेशन पे ही थे, हम लोग को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो लोग जो मेन जगह है, चाहे वो एयरपोर्ट हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, जो उनका मेन बेस है, वो वहाँ पे अटैक कर रहे थे। हम लोग रेलवे स्टेशन पे डरे हुए खड़े थे कि पता नहीं हम यहाँ पे सेफ हैं भी कि नहीं। बट हमारी एम्बेसी में बात हुई तो एम्बेसी ने कहा कि आप रुको, हम आप लोग के लिए बस अरेंज करके हम लोग आ रहे हैं। हम लोग रिलीफ था कि एटलीस्ट एम्बेसी हमारी हेल्प कर रही है। बट 4-5 घंटे बीत गए, उसी क्रियोस में हम लोग खड़े रहे कि पता नहीं कल को भी क्या हो जाएगा, कुछ भी पल हो सकता है। हमने घर पे कोशिश की, घर पे बात किया, घर पे लोग अलग परेशान थे, बट फिर बताया कि नहीं, इंडियन एम्बेसी है, होगा, आप वहीं रुको, हो जाएगा। बट कुछ नहीं हुआ। तो हम और मेरे साथ काफ़ी बच्चे थे उस फ्लाइट के, उसके आगे की फ़्लाइट के, क्योंकि सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। हम सब लोग खुद से कैब अरेंज करके एम्बेसी गए कि ठीक है, आप हमारे तक नहीं आ पा रहे, हम भी कोशिश कर रहे हैं इसी सिचुएशन में किस तरह हम लोग पहुंच रहे हैं। हम पहुंच के, हमें बैठाया भी गया, हमें काफ़ी सहानुभूति भी दी गई कि हाँ, आप सही जगह हो, आप सेफ जगह आ गए, आपने अच्छा किया कि आप यहाँ पे आ गए। हम लोग, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी डिफरेंट कॉलेज के बच्चे थे हमारे साथ, हमें वहाँ रखा गया कि आप यहाँ पे सेफ हो, हम आपके लिए देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का, आपके इवैक्यूएशन का हम सब देख रहे हैं। हम लोग थोड़ा रिलैक्स होके कि नहीं, अभी कुछ नहीं होगा, अभी हम सब ठीक हैं। 1-2 दिन बीता, वो हमें अपने अकॉर्डिंग जितना भी वो कर सकते थे हमारे लिए, हमारी एम्बेसी कर सकती थी। शेल्टर देना, नो डाउट, वो हमें शेल्टर दिए थे। जो खाने पीने का था, वो जितना हमारे लिए अरेंज कर सकते थे वो किए, जो कि हमें कोई ऐसे इशू नहीं है। भले हम 5 लोग के बीच में एक कॉमन हो, जो भी हो, चलता है, कोई बात नहीं, इवैक्यूएशन है, कोई बात नहीं। बट 2 दिन ऐसा बीता, फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, सेम चीज़ आके वो लोग रिपीट कर रहे थे। तीसरे दिन हम लोग फिर पूछे, इस बार हमारी थोड़ा पेशेंस लेवल कम हो चुकी थी क्योंकि हम वहाँ बैठने तो गए नहीं थे, हमें वापस घर आना था। तो हम लोग काफ़ी थोड़ा सा एग्रेसिव भी बिहेव किए, जो शायद नहीं करना चाहिए, पता नहीं, बट हमारा हो गया था नहीं, हमें घर जाना है, हमें जाना है।
अगेन जो हमारे क्वेश्चन थे उनके कोई आंसर नहीं थे उनके पास। ट्रांसपोर्ट फ्यूल नहीं है, हमें प्रॉब्लम है, हम अरेंज नहीं कर सकते। हम लोग के तो हम लोग करें क्या? हम तो आपके भरोसे आए, या तो हम लोग पहले दिन बोल देते कि आप वापस चले जाओ, हम खुद से मैनेज करना है। बट एम्बेसी का कोई रिप्लाई नहीं था कि हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। सेम चीज़ जो फर्स्ट डे कहा था। कुछ बच्चे हमारे से वो निकल भी गए वहाँ से, उनको बस समझ में आई, ट्रेन समझ में आई या कैब समझ में आई, अपने रिस्क पे, कि जब रिस्क लेना ही है तो ठीक है फिर खुद से निकलते हैं। स्टिल कुछ बच्चे हम लोग बचे हुए थे कि नहीं भाई एम्बेसी है वो कुछ करेगी। बहुत कम बच्चे ही रह गए थे, करीब हम कह सकते हैं 100 से 150 बच्चे बचे होंगे आखिरी में, आखिरी चौथे दिन में। हम लोग फिर वेट किए, हमारा वो उस टाइम वीकेंड था, सैटरडे संडे। पता नहीं इस टाइम पे गवर्नमेंट को छुट्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, हमें नहीं पता। बट वो लोग हमें पूछने तक नहीं आए 2 दिन तक कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं। जिस स्कूल एम्बेसी के जस्ट बगल में एक स्कूल था जहाँ पे हमें शेल्टर दी गई थी, वो यूक्रेनियन ही लोग थे जो हमारी बहुत हेल्प की है। वो हमारे लिए बंकर खुलवाए कि नहीं ठीक है आप देख लो। हम लोग खुद वॉलंटियर किए कि हम लोग सफाई करके हम लोग खुद से वहाँ पे रहना चाहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो काफ़ी हमारी हेल्प की है जब एम्बेसी भी पीछे हट रहा था। इस दौरान खाना वाना आप लोगों को मिलता रहा? हमने जो पहले से अपना बाहर से शॉपिंग करके रखा हुआ था उसी में थोड़ा बहुत, या फिर नहीं, जैसे हम लोग फिर ध्यान नहीं देते, हमें सिर्फ जाने से मतलब था, खाना पीना फिर बाद में देख लेंगे। बट नहीं था। स्कूल जो अरेंज कर सकती थी हमारे लिए वो कोशिश की, वो भाई बहुत कोशिश की हमारे लिए। फिर चौथा दिन जो था उस दिन रात को एम्बेसी एकदम से आई और कहती है कि आप लोग देख लो अपना, हम लोग जो आपको जहाँ पे रखे हैं ये भी कोई बॉम्ब शेल फ्री तो है नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। वो मिडनाइट हो गया था ऑलमोस्ट। हम लोग जाएं कहाँ, अटैक्स हो रहे हैं, आप हमको इस वक्त बता रहे हो। कह रहे नेक्स्ट डे की कर्फ्यू लगा हुआ था उस दौरान, और मंडे को वो खुलना था 8 बजे के टाइम पर। बोले कि ट्रेन जा रही हैं, आप लोग को जिसको अपनी जान की फिक्र है आपको निकलना है तो आप लोग निकल जाओ, वरना हम नहीं जानते। फिर हम लोग कुछ पूछे भी नहीं, वो अपने उसमें थे कि नहीं हम नहीं बता रहे, आप जाइए, आपको जानना है, आपको जान की फिक्र है। तो फिर हमें कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट डे सुबह उठते से हम सब को अपना बैग पैक किया, जो अपना सामान बैग पैक किया, जो सामान ले सकते थे थोड़ा बहुत वो लिया, और हम सब ट्रेन की तरफ निकल पड़े। क्योंकि हमसे रात में कहा गया था कि आपके लिए बसेस वगैरह अरेंज की जाएंगी, हम लोग एटलीस्ट ठीक है रेलवे स्टेशन तक हम लोग सेफली पहुँच जाएंगे। बट जब सुबह हुई तो पता चल रहा है कि कोई बस अरेंज नहीं है हमारे लिए, हमें फिर खुद ही देखना है। कैब्स हमारी हो नहीं रही हैं उस सिचुएशन में। हम सिर्फ इतना फिर रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट आप हमें फ्लैग तो प्रोवाइड कर दो, फ्लैग तो दे सकते हो आप। तो उस फ्लैग को लेके हम लोग फिर एम्बेसी से रेलवे स्टेशन खुद पैदल गए। हम सब बच्चे लोग ग्रुप में गए कि भाई पता नहीं क्या होता है, देखते जो होगा सबके साथ में ही होगा, साथ में निकलते हैं। हम सब जन भगवान की दया से सब कुछ ठीक था, कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई, सब कोई रेलवे स्टेशन पहुंचा। बट जो हालत थी ट्रेन की वो बहुत बुरी थी। जो जिस दौरान आप लोग कहें तो बंकर में थे, जी फायरिंग होती थी, बमबाजी होती थी, उस दौरान आप लोगों को कैसा लगता था? काफ़ी तेज़ आवाज़ें में सुनने को मिलती थी। बट ये था कि नहीं ठीक है, हम सब साथ में, कुछ नहीं होना है, सिर्फ हिम्मत ही रख सकते थे और ऑप्शन नहीं था। हम सब बच्चे हिम्मत थे एक दूसरे के। एम्बेसी तो कुछ मिसबिहेव की भी बातें सामने आई थी कि बच्चों के साथ वहाँ कुछ मिसबिहेव भी किया जा रहा था। नहीं, वो बॉर्डर्स की बातें हैं जो डिफरेंट बॉर्डर्स पे हुई हैं। हम जिस एम्बेसी में थे वो कुछ ऐसा मिसबिहेव का कोई इशू नहीं था। जब आप लोग पैदल बॉर्डर पे पहुंचे तो किस बॉर्डर तक आप लोगों ने पैदल सफर किया? नहीं, हम लोग ने ऐसा किया था कि हम मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचे, फिर सब कोई अपने जो रिस्पेक्टिव कॉलेज में पढ़ता है उस स्टेट को गया। जैसे हम टर्नोपिल में पढ़ते हैं तो हम टर्नोपिल को उतरे ट्रेन से। वहाँ से फिर क्योंकि हमें पढ़ते पढ़ते अब 4 साल हो गए हैं तो हम लोग भी अपनी बातचीत आसपास की रखे हुए हैं। तो वहाँ से हम हमारे दोस्त ने मिलकर, ना सिर्फ मैं अकेली नहीं, मेरे दोस्त थे, वो मिलकर ने कैब अरेंज की। वो कैब वाले ने हमें बॉर्डर के नज़दीक तक पहुँचाया, बट 1-2 किलोमीटर में भी हमें चलना पड़ा, बट बहुत नहीं, कोई इशू नहीं था हमें चलने में भी। तो हम वैसे फिर बॉर्डर तक पहुँचे। मेरा बॉर्डर स्लोवाकिया बॉर्डर था, वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ की जो भी पुलिस हो, वहाँ की फैकल्टी मेंबर हो, सब बहुत हेल्पफुल थे, बहुत हेल्प किया। कहा जा रहा है कि इंडियन फ्लैग का जो है वो काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा मिला। वहाँ पे इंडियन फ्लैग देके गाड़ियाँ नहीं रोकी जा रही थी या बच्चों को नहीं डिस्टर्ब किया जा रहा था, वैसे काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात सही है, फ्लैग से कोई दिक्कत नहीं थी। अगर बसेस के आगे और बसेस के पीछे फ्लैग लगी हुई है, मतलब ये बच्चे हैं, इनको जाना है, उसके अलावा हम लोग अपने मोबाइल्स में भी फ्लैग लगाए हुए थे, जस्ट इन केस अगर उनको कोई दिक्कत आती है। तो जैसे हम लोग कैब से आए तो हम लोग वो फ्लैग शो किए, हमें पासपोर्ट दिखाया, वो हमें जाने दिए कि
कि ठीक है कोई बात नहीं है। वहाँ से फिर कैसे आई जब आप बॉर्डर के अंदर चली गई, वहाँ से फिर आप लोगों का सफर कैसे रहा? एक बार जब हम बॉर्डर पहुँचे तो बॉर्डर पे क्रॉस करना वहाँ के लिए हमारा बहुत ईजी गया, बहुत अच्छे से गया। बाकी बॉर्डर्स में दिक्कतें बहुत आई थी, बट हमारे बॉर्डर पे बहुत ईजी गया। वो दौरान अच्छा कहेंगे गया, पूरी हेल्प मिली थी, शेल्टर मिला हमें। फिर हमारी जो फ़्लाइट पहले हो सकती थी वो फ़्लाइट भी अरेंज करवाई गई और उस फ़्लाइट से ही हम आए हैं। फ्लाइट सेवा पूरी तरह इस बार कैसी रही? आप लोगों को एक्सपेंसेस देने पड़े या फ्री रही जब आप उस बॉर्डर से इंडिया आए? फ़्लाइट सेवा तो फ्री थी हमें, बट हाँ उस बॉर्डर तक पहुंचने के लिए जो भी चार्जेस थे लगे वो हमें खुद से देने थे। वो यूक्रेन से लेके और जिस बॉर्डर तक आप लोग पहुंचे वहाँ तक के जी वो हम खुद देखने एक्सपेंसेस आप लोगों को खुद मतलब देखे। स्टूडेंट्स को देने पड़े। जी वहाँ से फिर यहाँ तक आने के लिए, दिल्ली तक आने के लिए या जो मुंबई जाना चाह रहे हैं उनके लिए फ्री सेवा जी इंडिया वो गवर्नमेंट दे रही है फ्लाइट से? दिल्ली तक तो दे रही है, हाँ दिल्ली या मुंबई तक दे रही है, बाकी आगे का तो हमें नहीं पता, पर दिल्ली तक तो वो दे रही है हमें। आपके साथ कितने बच्चे वापस आए इंडिया के लिए? मेरी पूरी फ्लाइट में बच्चे थे, हमारी स्पाइसजेट की फ़्लाइट थी। करीबन उसमें भी 100 या 150 तो बच्चे हो ही सकते हैं, उसमें पूरी फ्लाइट के बच्चे थे, सब बच्चे ही थे। तो सारे बच्चे जब बॉर्डर पार कर लिया आप लोगों ने तो उसके बाद एक बार लगा कि अब जान हम लोगों की बच जाएगी? एक बार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही लगा कि अब बच गए हैं, अब जा सकते हैं। तो वो दिन मतलब कहा जाए तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा दिन रहा। आज घर के बीच में आप हैं, आप अपनी बहन के साथ हैं, अपने पापा के साथ हैं। इन लोगों का भी जो दर्द रहा वो किसी से छिपा नहीं है, और इसके लिए आप किसको थैंक्स कहना चाहेंगी जिस तरह से आप अपने घर तक पहुंच गई हैं और सकुशल हैं? इसके लिए आप इंडिया गवर्नमेंट्स की और इंडिया गवर्नमेंट्स की, मीडिया की, या जिसकी भी हो आपके मन में जिसके लिए भी हो, जिसके लिए भी आप कुछ कहना चाहें आप? पहले तो कहेंगे कि हिम्मत बहुत ज़रूरी है, जो हम सब बच्चों ने दिखाई है। सब खुद की हिम्मत से ही वहाँ से निकले हैं। जो 4 दिन वेट किए वो भी हिम्मत था कि हम वहाँ पे वेट किए, तो हिम्मत तो बहुत ज़रूरी है। घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, घर से बहुत हिम्मत मिल रही थी। जहाँ पे हम लोग होते कि नहीं पता नहीं बचेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरा खुद का ये शब्द है घर पे कहने का कि दीदी पता नहीं हम आ भी पाएंगे कि नहीं। जी कहीं पागल हो, क्यों बोल रही हो ऐसा? तो घर का भी बहुत सपोर्ट था कि नहीं आप आ जाओगे, सही से आओगे। घर क्या, मेरी जो दोस्तें हैं डिफरेंट बॉर्डर में फंसी हैं, मेरी उनके फैमिली मेम्बर से बात हो रही है, वो हमें समझा रहे हैं। तो घर का सपोर्ट नो डाउट बहुत था, हमारे दोस्तों का सपोर्ट बहुत था। ये कहेंगे बॉर्डर से लेके इंडिया आने तक का गवर्नमेंट का सपोर्ट था, बट बॉर्डर के पहले जहाँ हम फंसे थे उसके बीच का सफ़र जो था वो सपोर्ट सिर्फ बच्चों का, हमारी फैमिली मेम्बर का और भगवान का था। उसमें कहीं से भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था। अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए, बहुत परिवार ऐसे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? जिस तरह से वो लोग अभी भी सामने अपनी मौत देख रहे हैं और वार बढ़ता जा रहा है, तो क्या कैसा उनके लिए क्या कहेंगी आप? तो आप सुरक्षित आ गए। मेरे तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी फंसे हुए हैं उन्हें निकाल दिया जाए। हम निकल के आगे, बट बहुत बच्चे फंसे हुए हैं। और जैसे भारत मेरा देश है, कहीं ना कहीं दूसरा घर मेरा यूक्रेन बन गया है, तो हमें वहाँ के लिए बुरा लग रहा है। हम लोग सिर्फ इतनी प्रेयर कर रहे हैं कि वो ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि हम जब सफ़र कर रहे थे, अगर हम अपनी ट्रेन का सफ़र बताएं, उस वक्त हम कुछ खाए पिए बिना ही निकल गए थे। हमें सिर्फ ट्रेन में चढ़ना था और अपने शहर को जाना था, ताकि हम वहाँ से गवर्नमेंट नज़र में आ सके कि वो हमें इवैक्यूएट करें। उस सफ़र के दौरान ट्रेन रुकी, जो वहाँ के लोकल लोग थे, यूक्रेनियन लोग थे, वो आके हमें खाना प्रोवाइड कर रहे थे फ्री में, पानी खाना कि आप पूरा खाओ। तो वो चीज़ दिखती है, इंसानियत दिखती है उनके अंदर। तो बस प्रे कर सकते हैं कि वो सब कुछ ठीक हो। ये थी चयनिका जी जिनसे हम बात कर रहे थे। अब उनके पिताजी से भी हम बात करेंगे। कितना मुश्किल रहा ये एक हफ्ते का, लगभग एक हफ्ते का जो समय था, वो कितना मुश्किल था आप लोग? बहुत ही मुश्किल था। उस समय हम लोगों को समझ में नहीं आता हम लोग क्या करें क्या ना करें। बस ये था कि मोबाइल सेवा से संपर्क बना रहा हर 15 मिनट पर, आधे घंटे पर। हमने कहा तुम अपना जो है मोबाइल और मोबाइल का जो वो तो पावर बैंक चार्ज करके रखो कि संपर्क ना कटने पाए। संपर्क में रहे हम लोग, ऐसे करो ये करो वो करो, हिम्मत बढ़ाते रहे। और बाई गॉड प्रभु की देन है कि जैसे से हम लोग कहा उसे किया वहाँ उस तरह से राजी और सब बढ़िया। बच्ची है, कैसा लगा? ये कि अब तो बहुत ही अच्छा कि अब क्या हम बताएं आपको। एक हफ्ते से हम लोग कोमा में थे, समझिए। हाँ, एकदम कोमा में थे हम लोग थे। बस शरीर यहाँ था,
दिल दिमाग। अब क्या कहना चाहिए? अरे अब तो कोई बात नहीं, बस कहना ये है, इंडिया गवर्नमेंट से मुझे ये कहना है कि अभी कम से कम कई सौ बच्चे यूक्रेन के पीक पॉइंट पर, जहाँ बॉर्डर पर बमबारी हो रही है, वहाँ बंकर में फंसे हैं, उसके पास पैसा नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं है कि कुछ सब, उसको निकालने की व्यवस्था भारत सरकार बनाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता था, ये थी चैनिका जी और ये थे इनके पिताजी, जिनका साफ कहना है कि आज उनकी बच्ची सकुशल घर पहुंच तो गई है, जिसकी खुशी भी उन्हें है, लेकिन अभी भी उन लोगों का ये कहना है यूक्रेन में ऐसे बहुत लोग फंसे हुए, बहुत बच्चे फंसे हैं जिन्हें निकालना जरूरी है। और इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से ये गुहार लगाई है कि उन्हें सकुशल उनके घर पहुंचाया जाए। और यूक्रेन की भी इन्होंने तारीफ की है, यूक्रेन के लोगों की तारीफ की है कि वहाँ के लोगों ने इन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि ये विदेश में हैं, और उन्होंने हर इनका ख्याल रखा। तो ये चाहती हैं कि रूस और यूक्रेन वार जो चल रहा है उस पर विराम हो और दोनों देश शांतिपूर्वक रह सके। कैमरा सहयोगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अमेज नाउ, गोरखपुर। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।